दोस्तों, आज की कहानी है इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राम निवास ने अपने साहब चेतन के पास फोन किया और बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। साहब, क्या मैं अभी 5 मिनट के लिए आ सकता हूँ? तब जाकर साहब चेतन ने बोले, आप 3 बजे मेरे दफ्तर में आ जाइए। ठीक है साहब, मैं 3 बजे आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा। रामनिवास शहर के बड़े व्यापारी हैं। कुछ साल पहले मामूली हैसियत के थे, लेकिन अब वो करोड़पति हैं। शहर में उनकी धाक है। चेतन इस नगर में 1 साल से है। वो सभी व्यापारियों को जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि कौन व्यापारी कैसा है। ठीक 3 बजे रामनिवास आ गए। चपरासी के द्वारा पर्ची भेजी तो चेतन ने उन्हें फौरन बुला लिया। अभिवादन के बाद उन्होंने कहा, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। कई दिनों से आने की सोच रहा था, पर आप तो जानते ही हैं कि हम व्यापारियों की जिंदगी में बीसियों झंझट लगे रहते हैं। चेतन ने उनकी ओर देखा, फिर पूछा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उनके इस प्रश्न पर रामनिवास भीतर ही भीतर कुछ बुझ से गए। फिर संभल कर बोले, आपकी सालगिरह आ रही है, सोचा मुबारकबाद दे दूं। आप जैसे अफसर मिलते कहाँ है साहब, सारा शहर आपकी बड़ी तारीफ करता है। चेतन अक्सर ऐसी बातें सुनते रहते हैं, जानते हैं कि इसके पीछे असलियत क्या है। उन्होंने कहा, बोलिए, काम क्या है? रामनिवास धीरे से बोले, कोई खास काम तो नहीं है। आपके पास हमारी एक फाइल है, आपके दस्तखत होने हैं। उस पर दस्तखत कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना कहते कहते उन्होंने अपने बैग में से एक बड़ा लिफाफा निकालकर चेतन के सामने रख दिया और बोले, साहब, आप बुरा मत मानिए। हमारे घर में एक परंपरा है कि जब किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ भेंट ले जाते हैं। चेतन व्यापारियों के हथकंडे अच्छी तरह जानते हैं। मन ही मन उन्हें बड़ी खीज हुई। आखिर सेठ ने यह जुर्रत कैसे की? क्या ये सोचते हैं कि मैं इतना भोला या मोड़ हूँ जो इनके जाल में फंस जाऊंगा? इनका लिफाफा मुझे खरीद लेगा। उसी समय एक आकृति उनके सामने खड़ी हुई। वह कह रही थी, पैसा हाथ का मैल है, आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र है। यह आकृति चेतन की माँ की थी। वह क्षण भर उसकी ओर देखती रही और फिर गायब हो गई। चेतन ने मन के ज्वार को दबाने की कोशिश की, पर वह अपनी कोशिश में पूरी तरह सफल ना हुए। उन्होंने लिफाफे को रामनिवास की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपने बड़ी कृपा की जो मिलने आए, पर इतना याद रखिए कि सारे अफसर एक से नहीं होते। आपने बहुत दुनिया देखी है, पर थोड़ा बहुत अनुभव हमें भी है। तभी चपरासी ने एक चिट लाकर उन्हें दी। चिट देखकर चेतन ने कहा, क्षमा कीजिए, मुझे एक मीटिंग में जाना है। वे उठ खड़े हुए। रामनिवास भी नमस्कार करके चले गए। यह चेतन के जीवन की पहली घटना नहीं थी। अनेक बार उनके सामने ऐसे प्रलोभ आए थे, पर कभी उन्होंने एक पैसा तक न छुआ। इतना ही नहीं, अपना खर्चा निकालकर जो बचता उसे वे जरूरतमंदों को दे देते। आज जाने क्यों माँ की उन्हें बार बार याद आ रही थी। माँ ने जिन बातों के बीज अपने लाडले बेटे के मन में सदा के लिए बो दिए थे, उन बातों को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ करके भी दिखा दिया था। उनकी माँ एक रियासत के दीवान की लड़की थी। उनके चारों ओर बड़े ठाट बाट थे, लेकिन उनका तनिक भी उनमें रस ना था। उनका विवाह भी एक बड़े घराने में हुआ। वहाँ भी किसी तरह की कोई कमी ना थी, पर माँ उस सबके बीच ऐसी रही जैसे कीचड़ के बीच कमल रहता है। चेतन उनका अकेला बेटा था, पर रिश्तेदारों के 1 से 2 बच्चे हमेशा उनके घर पर बने रहते थे। माँ सबको खिलाकर खाती और सबको सुलाकर सोती।
माँ की मृत्यु हो गई, पर चेतन को उनकी एक एक बात याद है। घर में खूब पैसा था और माँ का हाथ खुला था। जिसे तंगी होती वही आ जाता और कभी खाली हाथ ना लौटता। जाने कितने पैसे उन्होंने दूसरों को दिए, उनमें से चौथाई भी वापस ना आया। चेतन कभी कभी उनसे कहता, माँ तुम यह क्या करती हो? तब उनका एक ही जवाब होता, अरे बड़ी परेशानी में है, पैसा ना लौटा पाई तो क्या हुआ, हमारे यहाँ तो कोई कमी आने वाली है नहीं, उसे सहारा मिल जाएगा। ऐसी एक से दो नहीं, बीसियों घटनाएं चेतन अपनी आंखों देखता। पैसा ना आता तो ना आता, किंतु माँ पर उसका कोई असर न होता। देश आजाद हुआ, जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन माँ जैसी की तैसी बनी रही। उन्होंने पैसे पर कभी मुट्ठी नहीं बांधी। दिन भर काम में लगी रहती और रात को चैन से सोती। वे लोग एक देहात में रहते थे। चेतन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माँ से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो पढ़, तुझे रोकता कौन है? माँ ने सहज भाव से उत्तर दिया। चेतन ने कहा, आपने तो कह दिया कि पढ़, पर माँ शहर का खर्चा बहुत है। माँ ने सहज भाव से कहा, तू उसकी चिंता क्यों करता है, उसका प्रबंध हम करेंगे। चेतन उम्र के लिहाज से छोटे थे, पर बड़े समझदार थे। देखते थे आमदनी कम हो गई है और खर्च बढ़ गया है। यही बात उन्होंने माँ से कह दी तो वह खूब हंसी, फिर बोली, चेतन तू हमेशा पागल ही रहेगा। अरे तुझे क्या लेना देना है आमदनी और खर्चे से? तुझे पढ़ना है, पढ़, इधर उधर की फालतू बातें क्यों करता है? मेरे पास बहुत जेवर हैं, वह किस दिन काम आएंगे? आखिर माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? यह सुनकर चेतन की जी भर आया था। माँ की गोद में सिर रखकर वह रो पड़े थे। बड़े प्यार से माँ उसके सिर पर हाथ फेरती रही थी। चेतन को लगा कि माँ का हाथ आज भी उनके सिर को सहला रहा है। उनकी आंखें डबडबाई। चेतन शहर में पढ़ने चले गए। माँ बराबर खर्चा भेजती रही। चेतन ने भी खूब मेहनत से पढ़ाई की। वजीफा मिला तो माँ को सूचना दी। वह बड़ी खुश हुई। उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चेतन की पढ़ाई का 1 साल रह गया कि अचानक एक दिन उन्हें घर से सूचना मिली, माँ बीमार है। वह घर पहुँचे तो माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उनका ज्वर विषम हो गया, बहुत दुबली हो गई थी। चेतन को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने बैठने का प्रयत्न किया पर बैठ ना पाई। चेतन ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। माँ का हाल देखकर उन्हें रोना आ गया। माँ ने एक बार पूरा जोर लगाकर कहा, बेटा तू रोता है? अरे मैं जल्दी ही अच्छी हो जाऊंगी। पर माँ अच्छी ना हुई। 2 दिन बाद ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। माँ के प्यार से वंचित होकर चेतन अपने को असहाय सा अनुभव करने लगे। साथ ही उन्हें यह चिंता भी सताने लगी कि घर में पिताजी अकेले रह गए हैं, अब उनका क्या होगा। पर संयोग से घर में पुराना नौकर था। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। चेतन पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चले गए, पर कई दिनों तक उनका मन बड़ा बेचैन रहा। एक दिन जब वह हॉस्टल के कमरे में बैठे थे, उन्होंने देखा दरवाजे पर कोई खड़ा है। वह उठकर दरवाजे पर आए तो पाया कि क्लास की रंजना है। वह सकपका से गए और बोले, कहिए। रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अंदर आने को नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, आइए। चेतन ने कमरे का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरे में एक ही कुर्सी थी, वह उन्होंने रंजना को दे दी और स्वयं पलंग पर बैठ गए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर रंजना ने कहा, मैं एक काम से आई हूँ, बताइए। चेतन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा।
मुझे एक निबंध लिखना है, लेकिन सूझता नहीं कि क्या लिखूं। आपकी मदद चाहती हूँ। इतना कहकर उसने सारी बात विस्तार से बता दी और अंत में कहा, यह निबंध एक प्रतियोगिता में जाएगा, पर समय कम है। चेतन का वह प्रिय विषम था। उन्होंने बिना समय खोए निबंध लिखवा दिए। रंजना तो यह सोचकर आई थी कि वे कुछ मोटी मोटी बातें बता देंगे और उनके आधार पर वह निबंध लिख डालेगी, लेकिन उन्होंने तो सारा निबंध स्वयं लिखवा दिया और ऐसे कि 1000 कोशिश करने पर रंजना वैसे नहीं लिख सकती थी। उनका आभार मानते हुए वह चली गई। कुछ समय बाद एक दिन पुस्तकालय में रंजना मिल गई तो चेतन ने पूछा, कहिए उस निबंध का क्या हुआ? रंजना मारे शर्म के गड़ गई, बोली, क्षमा कीजिए, मैं आपको बता नहीं पाई। वह निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आया और उस पर मुझे 100 रुपये का पुरस्कार मिला। बधाई। चेतन ने कहा, आपको मिठाई खिलानी चाहिए। रंजना के अंदर का तार झंकृत हो उठा, बोली, वह निबंध तो आपका था, बधाई आपको मिलनी चाहिए। चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहकर मेरी मिठाई मत मारिए, वह पक्की रही। क्यों? रंजना ने चेतन की ओर देखकर निगाहें नीची कर ली, पर वह मन ही मन चाह रही थी कि वे कुछ कहें, लेकिन चेतन को किसी से मिलना था। वे चले आए और रंजना खोई सी खड़ी रही। इसके तीसरे दिन रंजना की वर्षगांठ थी। अगले दिन वह कॉलेज से सीधी चेतन के हॉस्टल गई। चेतन वहां नहीं थे। थोड़ी देर उन्होंने राह देखी और फिर एक पर्चे पर लिखा, कल मेरी वर्षगांठ है, आप जरूर आइएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे ही क्यों, सारे घर को अच्छा लगेगा। मैं राह देखूंगी। रंजना। उसके जाने के बाद चेतन लौटे तो उन्हें रंजना का नोट मिला, जिसे पढ़कर उन्होंने रंजना के मन में झांकने की कोशिश की। थोड़ी ऊहापोह के बाद उन्होंने सोचा कि हो ना हो वह उनके नज़दीक आना चाहती हो। क्या यह होगा? तभी उन्हें माँ की बात याद आई। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र है। वह सोचने लगे, लेकिन चरित्र का अर्थ क्या है? मन का संयम। चरित्रवान वही है जो अपने को बस में रखता है। उन्होंने अपने मन को टटोला। रंजना के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी, वासना का लेस मात्र भी नहीं था। वह बुदबुदाए, तब मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। वर्षगांठ के दिन उपहार में एक पुस्तक लेकर वह रंजना के घर गए। रंजना उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई। उसने उन्हें अपने माता पिता से मिलवाया। चेतन जितनी देर रहे, रंजना उनके आसपास चक्कर लगाती रही। आयोजन छोटा सा था, ज्यादातर घर के लोग थे। खा पी कर चेतन चले आए। इसके बाद रंजना उनसे 2 से 3 बार मिली, पर मारे संकोच के वह मन की बात उनसे कह न पाई। उसके लिए जिस साहस की जरूरत थी वह रंजना में नहीं था। चेतन की पढ़ाई पूरी हो गई, परीक्षा भी समाप्त हो गई। जिस शाम को वे घर के लिए खाना होने वाले थे, रंजना उनके पास आई। उसने चेतन के पैर छुए और बिना उसके कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गई। वह अपने मन को पूरी तरह खोलकर उनके सामने रख देने का संकल्प करके आई थी। उसने कहना आरंभ किया, अब आगे आपका क्या विचार है? घर जा रहा हूँ, जैसा पिताजी कहेंगे करूँगा। चेतन ने मुस्कुराकर कहा, पर आपका इरादा क्या है? रंजना जानती थी कि पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़कियों का क्या भविष्य होता है, पर उसने वह कहा नहीं, बस इतना बोली, अभी कुछ सोचा नहीं है। चेतन ने मुक्ता भाव से कहा, पढ़ाई पूरी हो गई, अब आपको क्या सोचना है? वह काम तो आपके माता पिता करेंगे। यह सुनकर रंजना का चेहरा आरक्त हो गया।
धरती को पैर के नाखून से कुरेदती हुई बोली, क्या यह संभव हो सकता है? आगे के शब्द उसके होठों के पीछे रह गए। चेतन ने उसे आगे कुछ भी कहने को मौका ना दिया। बोले, रंजना जी, आपको एक भाई चाहिए था, मुझे एक बहन की जरूरत थी। हालात और वक्त ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी, क्यों है ना? चेतन के चेहरे पर इतनी सात्विकता थी और शब्दों में इतनी निर्छलता कि रंजना भीतर से भीग सी गई। उसे ऐसा लगा मानो चेतन ने उसे गंगा की निर्मल धारा में डुबकी लगवाकर उसके तप्त हृदय को शीतल कर दिया हो। वह भारी मन लेकर आई थी, हल्का मन लेकर लौटी। बात बहुत पुरानी थी, लेकिन शाम को अपने बंगले के बरामदे में कुर्सी पर बैठे चेतन अतीत की याद में ऐसा खो गए कि उन्हें पता भी न चला कि कब शाम भी बीत गई और कब उनका सेवक आकर बत्ती जला गया। उनके मन में आनंद हिलोरे ले रहा था। जीवन के रण क्षेत्र की इस विजय से उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था।